हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। रेगुलरिटी में हमारे यहाँ पे पेपर चल रहा है थर्ड, एल्गीज एंड ब्रायोफाइट्स। और इसमें जो हॉट टॉपिक चल रहा है आज का, वो हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी में। टॉपिक इज कैरोफाइसी। और कैरोफाइसी में हम यहां पे ले रहे हैं कारा, जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। और कारा में इस वक्त जो हमारे पास चल रहा है वो है रिप्रोडक्टिव। तो कारा का वेजिटेटिव सेक्शन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कारा के थैलस ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम बात करें तो कारा का जो थैलस है वो एक तरीके से मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब दीर्घ है, आंखों से दिखाई देता है। दूसरा, उसके अंदर दोनों टाइप की ब्रांचेज है, प्लस एक राइजोइडियल रीजन है जो कि नम भूमि में अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। जो वेजिटेटिव पार्ट्स या इरेक्ट ब्रांचेज है वो नोड इंटरनोड सेक्शंस में डिवाइडेड है। नोड, एवरी नोड सेक्शन के ऊपर जो है 5 से 7 या 7 से ज़्यादा जो है वो क्या निकलती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज लाइफ स्ट्रक्चर्स निकलती है, जिन्हें हम 2 सेक्शंस में बांट रहे थे, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच और अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच में 5 से 10 या 12 इंटरनोड और नोड सेक्शंस मिल रहे थे, इसलिए हम उन्हें लिमिटेड कह रहे थे। अनलिमिटेड के अंदर उनकी संख्या निश्चित नहीं थी, इस वजह से उनको अनलिमिटेड कह रहे थे। किसी भी नोड पे से अनलिमिटेड 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 निकल रही हैं, जबकि अनलिमिटेड की संख्या होगी 5 से 12 तक, जाति विशेष के रूप में, अलग अलग रूप में। उन्हीं के बेसल पार्ट से एक छोटे छोटे एक्स्ट्रा यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, जिन्हें हम अनुपर्ण कह रहे हैं या स्टिपियोल्स कह रहे हैं। क्लियर? वहीं अगर अपन थोड़ा सा और मॉर्फोलॉजी की तरफ जाएं तो रिप्रोडक्टिव जो समय है, जनन काल, उस जनन काल में लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच के अबैक्सियल सरफेस से जनन अंग जो है मेल एंड फीमेल, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल हमें दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से। वो भी मैक्रोस्कोपिक है, नग्न आंखों से दिखाई दे जाते हैं मॉर्फोलॉजिकली। क्लियर? तो ये इसका पूरा वेजिटेटिव सेक्शन था। फिर उसमें हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसमें रिजर्व फूड, उनके पिगमेंट्स, उसकी स्ट्रक्चर जो है, मतलब कोशिका भित्ति की संरचना, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव पे। रिप्रोडक्टिव की हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव के अंदर एक बार वापस रिपीट कर ही देते हैं। तो रिप्रोडक्शन की यहाँ पे 3 मीन्स है या 3 विधियों के द्वारा करते हैं, जिसमें फर्स्ट मीन की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट मीन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। विधि, मेथड की अगर हम बात करें तो इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। वेजिटेटिव मीन्स या मेथड, और वेजिटेटिव मेथड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वेजिटेटिवली हम यहाँ पे कुछ फॉर्म्स यूज में ले सकते हैं, जिसमें एक फॉर्म हम यूज में ले लेते हैं। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। हालांकि ये जो लोअर एल्गीज है उनका लक्षण है। अगर अपन कारा में चलते हैं तो फ्रेगमेंटेशन बहुत कम, लेकिन हाँ किसी कारण से अगर इसका थैलस टूट रहा है और उसके अंदर नोड सेक्शन जो हैं वो थोड़े से मैच्योर हैं, ओल्ड हैं, उनमें रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा है, और ऐसे में अगर इस तरीके का कोई थैलस टूटता है और वो मिट्टी में दब जाता है तो वहाँ से जो है वो नई स्टिम्युल्स या नई लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज के माध्यम से नए थैलस या इरेक्ट ब्रांचेज को डेवलप कर देता है, और उसी के लोअर सेक्शन से वो किसको डेवलप कर लेता है, राइजोइड्स को। वहीं अगर अपन 2 और आगे बढ़े तो कुछ अलग स्पेशलाइजेशन ओनली फॉर कारा और कुछ स्पेशलाइजेशन फॉर नाइटिलिया, लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल पढ़ रहे हैं कारा,
तो हम कारा का ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बाई सेकंड अगर अपन यहाँ पे यूज में ले तो वो हो जाएगा अमाइलम स्टार्स। ठीक है, ये भी एक विशेष संरचना है जो इनकी बेसल सेल्स या नोडल सेल्स के द्वारा कंप्लीट हो रहा है, और ये विशेष प्रकार का रिजर्व फूड मटेरियल्स है जो विषम परिस्थितियों में जो भोजन की कमी को पूर्ण करता है, प्लस नए सेकेंडरी प्रोटोनिमा को डेवलप होने में मदद करता है। तीसरा हम यहाँ पे यूज में लें तो हमारे पास आ रहा है बाई बल्बिल्स। ठीक है, पत्रकलिकाएं, लोअर सेक्शन के जो नोडल रीजन्स हैं उन पे कुछ विशेष पत्रकलिकाएं निकलती हैं जो कि चिरकालिक होती हैं और एक तरीके से जो नोडल सेक्शन है या जो उसकी जो प्रीमोडिया सेल्स हैं उनको बचा के रखती हैं, और इनके डेवलपमेंट से नया जो है वेजिटेटिव पार्ट डेवलप हो जाता है। फोर्थ सेक्शन की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो यहाँ हम यूज में ले सकते हैं बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा तो डेवलप होता है जो कॉम्बिनेशन से जाइगोट बन रहा है और जाइगोट के जर्मिनेशन से आफ्टर मियोसिस डिवीजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसी सेल जो है वो स्पोर के समान इकट्ठी है, सिस्ट बन चुकी है, मोटी भित्ति युक्त बन चुकी है विषम परिस्थितियों में, रिजर्व फूड मटेरियल उसमें बहुत ज़्यादा है, और जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो उसके अंदर प्रोजेक्शंस के रूप में या अतिवृद्धि के रूप में जो डेवलपमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो हमें 4 मैनर्स के अंदर देखने को मिल जाता है। सेकेंड यहाँ पे हम बात करें एसेक्सुअल, तो एसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो स्पेशली कारा, हालांकि पूरे कैरोफाइसी की हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कारा पढ़ रहे हैं तो कारा के रेफरेंस में हम ये कह सकते हैं कि कारा के जीवन काल में किसी भी प्रकार के स्पोर्स नहीं बनते हैं। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पोर्स हम कह सकते हैं कि इनके अंदर एब्सेंट। तो जब स्पोर ही नहीं बनते हैं तो एब्सेंट, तो हम कह सकते हैं कि इनमें अलैंगिक जनन जो है उसका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। अब हम आते हैं थर्ड जो मेथड है मेन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं एक विशेष वर्ड के साथ में यहाँ पे लिख सकते हैं कि समस्त एल्गीज में, क्योंकि कारा किसका सदस्य है? कारा एक तरीके से क्लोरोफाइटा का सदस्य है, कारा क्लोरोफाइटा का सदस्य है, जबकि अगर अपन और बात करें तो ये बाकी के जो हैं वो एडवांस होते जा रहे हैं, फियोफाइसी एंड रेडोफाइसी, तो वहां पे तो एडवांस होना ही है, लेकिन ये तो सबसे प्रगत हो गया जिसमें एक कोशिकीय जीव पाए जा रहे हैं क्लेमाइडोमोनास टाइप के, ठीक है, फिर उसमें वॉलवॉक्स टाइप के, उसी का कुछ एडवांस कैरेक्टर आ गया कैरोफाइसी। तो ऐसे में कारा की उपस्थिति एल्गी जगत के लिए एक विस्मरणीय है, क्योंकि इतना एडवांस एल्गी किसी में नहीं पाई जा रही, केवल एक कारेल्स में कारा ही है जो इतना ज़्यादा एडवांस नोड इंटरनोड सेक्शंस में डिवाइड, मैक्रोस्कोपिक थैलस और मैक्रोस्कोपिक उसके क्या बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एडवांस, लेकिन एडवांस का मतलब इतना एडवांस भी नहीं है कि ये एक तरीके से एंजियोस्पर्म्स की तुलना करता हो, लेकिन हाँ ये काफी कुछ जो है ब्रायोफाइट्स की तुलना करता है। तो एडवांस का मतलब है इन बाकी की एल्गीज की तुलना में एडवांस, ऐसा नहीं है कि ब्रायोफाइट से भी ज्यादा आगे जा रहा है, नहीं, हाँ, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है वो काफी कुछ जो है टेरोफाइट से मिलती है, लेकिन जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं है, तो आभासीय संरचना के रूप में आ रहा है, एडवांस हो गया। और दूसरा अगर हम बात करें तो दैट इज oogamous, दैट इज ऑल्सो oogamous। oogamous को हम क्या लिख सकते हैं? अंड युग्मी। oogamous का मतलब हो गया अंड युग्मी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस हम कह रहे हैं तो इसमें 3 चीजें हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो मैक्रोस्कोपिक,
मैक्रो का मतलब होता है वृहद, स्कोपिक का मतलब होता है दृश्य, अर्थात हम लिख सकते हैं कि आकार में बड़े, ठीक है। लेकिन एल्गीज है, आकार में बड़े हैं, लेकिन हम कह सकते हैं यूनिसेल्यूलर। एक तरीके से कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर ही होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर इन संरचनाओं को बनाती हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो यूनिसेल्यूलर ही है। और यहाँ पे यूनिसेल्यूलर जो वर्ड हम यूज में ले रहे हैं वो एक्चुअली में किसके लिए, फीमेल के लिए यूज में ले रहे हैं। मेल में तो फिर भी अनेक कोशिकाएं हैं, फीमेल जो है न्यूक्लियल उसके अंदर ये कैसा है, यूनिसेल्यूलर, एकल कोशिक। एकल कोशिकीय होते हैं। तीसरा अगर अपन बात करें तो यहां पे दो नाम यूज में दे सकते हैं, एक है मोनोइसियस। मोनोइसियस का मतलब जो होता है वो होता है उभय, मतलब लिंगाश्रयी। यहां पे अर्थ थोड़ा सा उल्टा निकलता है हिंदी में, और वहीं कुछ स्पीसीज जो है वो है डायोइसियस, दैट इज एक लिंगाश्रयी। तो जो मोनोइसियस प्रजाति है, यहां पे मोनो का मतलब सेक्स ऑर्गन से नहीं है, यहां पे मोनो का मतलब है थैलस से, अर्थात हिंदी में अगर अपन देखें तो उभय, उभय का मतलब हो गया दोनों, लिंगा का मतलब हो गया लिंग, श्रेयी का मतलब हो गया धारण करने वाले, अर्थात वो थैलस जो दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन को धारण करता है। तो ठीक है, तो अंग्रेजी में थोड़ा सा उल्टा होता है, हमको कंफ्यूज करता है। तो यहां पे मोनो शब्द जो है, ये मोनो शब्द का मतलब है एकल थैलस, जिसपे दोनों सेक्स ऑर्गन्स। तो यहां पे इंग्लिश में थैलस को बेस माना गया है, ठीक है। वहीं अपन यहां पे डाई की बात करें तो डायोइसियस का मतलब है कि सेक्स ऑर्गन को धारण करने के लिए दो थैलस की आवश्यकता होती है, अर्थात एक थैलस मेल हो गया और एक हो गया फीमेल। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो ऐसा हो सकता है, क्यों, क्योंकि कारा जो है, कारा की सभी स्पीसीज जो है वो कैसी हैं, हैप्लॉइड। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये एक तरीके से प्रगत नहीं है, प्रिमिटिव वंशों में आते हैं, तो ये ज़्यादातर कैसे हैं, हैप्लॉइड्स हैं। इस वजह से इनका मेन थैलस जो है वो गैमेटोफिट को या युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में इनके अंदर चाहे एक प्लांट थैलस के ऊपर एक सेक्स ऑर्गन होगे या एक ही थैलस के ऊपर दो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, दोनों कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। अलग अलग व्यवहार, अलग अलग इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस, अलग अलग प्रकार के थैलस के ऊपर, ये अलग अलग स्पीसीज का मैटर है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा यहां पे अगर अपन बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है, मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम एल्गीज की दुनिया में एंथ्रीडियम कहते हैं, एंथ्रीडियम ऑल्सो नोन एज पुंधानी, हम क्या कहते हैं इसको, पुंधानी। यहां कारा में स्पेशली हम इसका नाम देते हैं दैट इज ग्लोब्यूल, क्योंकि इसका आकार जो है गोलाकार समुंड की तरह होता है, ठीक है। इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, ग्लोब्यूल। हिंदी में भी अगर अपन बोले तो गोलक बोल सकते हैं, वरना ग्लोब्यूल ही इसकी हिंदी होती है। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोब्यूल। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करता है और आफ्टर मैच्योरेशन इसके अंदर जो है वो कशाभिकीय क्या निकलते हैं, एंथोजॉइड्स, पुमणु डेवलप होते हैं। वहीं अगर अपन फीमेल ऑर्गन की बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया भी नाम देते, वरना एल्गीज में तो हम आर्चिगोनिया की जगह क्या नाम देते हैं, उगोनियम। आर्चिगोनिया तो हम नाम देंगे कुछ हद तक पॉलीसाइफोनिया में, नहीं तो ब्राइफाइट्स के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनिया के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम नाम देंगे उगोनियम, क्योंकि इसी के अंदर जाइगोट जो है ऊस बोर के अंदर डेवलप होता है, और इसी वजह से इसका नाम भी जो टाइप है रिप्रोडक्शन का दैट इज ऊगैमस, अंड युग्म की। तो उगोनियम जो है उसको हम बोलते हैं अंडधानी, ठीक है। और
कारा के लिए अगर अपन बात करें तो इसको हम यहां पे बोलेंगे न्यूक्यूल, हिंदी में बात करें तो न्यूक्यूल। ये दीर्घवृत्ताकार अंडाकार संरचना के रूप में होती है, इसलिए इसे न्यूक्यूल कह रहे हैं। और दोनों के अंदर, ग्लोब्यूल के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा? एंथोजॉइड्स, एंथोजॉइड्स। वहीं अगर अपन न्यूक्यूल की बात करें तो न्यूक्यूल के अंदर डेवलप होता है एक एग। तो एंथोजॉइड्स की संख्या हजारों से ऊपर और एग की संख्या केवल एक ही होती है एक न्यूक्यूल के अंदर। यह है इसका सारा का सारा सिस्टम। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ लिखना भूल गए, वो इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। वैसे मैं बार बार पहले भी बता चुका हूं इसके अंदर पूरा, कि ये जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, यूनिसेल्युलर जो संरचना है, ये एक्चुअली में डेवलप होती हैं ऑन द लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज। जो सीमित वृद्धि की जो शाखाएं हैं उनके नोडल रीजन पर अबैक्सियल सरफेस पे इनका डेवलपमेंट होता है। एकल परिधीय नोडल सेल्स है, वो अभी हम डेवलपमेंट में समझ लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये ही चीज़ें हैं जो हम बेसिकली कह सकते हैं इनके बारे में, इससे ज़्यादा और डिटेल्स की हमको ज़रूरत नहीं है। कलर की बात करें तो हाँ, परिपक्व होने पे प्रारंभ में ग्रीन इन कलर, लेकिन बाद में नारंगी पीले रंग के दिखाई देते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है जिसको हम अलग अलग ऑर्गन्स को जब समझेंगे तो उसके अंदर भी इसको डेवलपमेंट में समझ लेंगे। तो इन पूरी डिटेल में अब हमारा पहला पॉइंट जो बन जाता है आज के लिए, वो हो गया एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट और एंथोजॉइड का डेवलपमेंट। अब यहां से थोड़ा सा डेवलपमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनिशिएट होगा। इसके बाद अगर अपन बात करें, फिर इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जेंथोफाइसी में वाउचेरिया। तो वाउचेरिया फिर थोड़ा सा हल्का आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा खास उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उगेमस टाइप है, लेकिन उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूनिसेल्युलर है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, एडवांस। फिर हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे, जैसे कि एंथोसरोस में, एंथोसरोस नहीं, एक्टोकार्पस में, देन उसके बाद पॉलीसाइफोनिया। तो हमको थोड़ा थोड़ा जो है वो आभास होगा डेवलपमेंट का। और पॉलीसाइफोनिया की अगर अपन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को देखें तो थोड़ा थोड़ा रिजेम्बलेंस करते हैं ब्राइफाइट के सेक्स ऑर्गन्स की तरफ। तो अभी हम पढ़ते हैं फिर एंथ्रीडियम पुंधानी। एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम को एक्चुअली में जो हम यहाँ पे नाम देंगे दैट इज ग्लोब्यूल। ठीक है, ग्लोब्यूल मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन अंग के रूप में परिलक्षित होता है ग्लोब्यूल। और इसमें हमारे पास एक तरीके से दो टॉपिक्स बन जाते हैं। एक टॉपिक हमारे पास आ जाता है उसकी स्ट्रक्चर,
अब इसी पैटर्न में हमको पढ़ना है, हम रिप्रोडक्शन में चल रहे हैं। तो देखो रिप्रोडक्शन में समझिए, जैसे कि रिप्रोडक्शन में आप बात कर रहे हैं किसकी, सेक्सुअल की, कितने पॉइंट्स इसमें बाइफरकेट हम कर सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा पहला पॉइंट तो आ जाता है उसकी डेफिनेशन, क्या होता है और उसकी सामान्य जानकारी। फिर हमारे पास आता है एंथ्रीडियम मेल, फिर हमारे पास आता है आर्चिगोनियम या उगोनियम। एंथ्रीडियम की भी हम बात करें तो हमारे पास दो टॉपिक्स बनता है, एक है उसकी स्ट्रक्चर और दूसरा है उसका डेवलपमेंट। ठीक है, ये अब हमको ब्राइफाइट में भी अप्लाई करना है, आगे अगले साल टेरिडोफाइट में भी सेम इसी रूप में चलना है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं। उसी तरीके से आर्चिगोनिया या उगोनियम की हम बात करें तो उसकी भी जर्नल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, मॉर्फोलॉजिकली, आंतरिक संरचना, और फिर उसका डेवलपमेंट। क्लियर है। और अब इसी में और आगे हम बढ़े तो हमने यहाँ पे जगह कम छोड़ी है समझने के लिए, क्योंकि दो ही पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, बाकी इसके अलावा और हमको जो डिस्कस करना है वो भी बता देता हूँ। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद में फिर होता है डाइहेशन या डिस्पर्सल ऑफ एंथोजोइड्स। ठीक है, और वहीं अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हो गया कि इसका एग का डिस्क्रिप्शन हो गया कंप्लीट। अब दोनों का विमोचन हो गया तो हमारे यहाँ पे पॉइंट बन जाता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। एल्गीज पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, कैसी भी एल्गी हो, टेरेस्ट्रियल हो, वाटर की एल्गी हो, अनयूजुअल हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इसेंशियल होता ही है। तो वाटर के लिए वो वाटर जरूरी है। कुछ हैं जिनके अंदर नहीं होता तो दूसरे टाइप के स्पोर्स। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओ स्पोर का बनना, और ओ स्पोर जो है वो रेस्टिंग फेज शो करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर पॉइंट हमारा आ जाता है ओ स्पोर का जर्मिनेशन, अंकुरण, और अंकुरण से नई पीढ़ी का आना। तो ये हैं स्टेप्स बेसिकली। ठीक है, तो हम कहाँ चल रहे हैं अभी, डेफिनेशन कंप्लीट, हम चल रहे हैं एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम में कहाँ चल रहे हैं, स्ट्रक्चर पे।
कुछ कोशिकाओं के समूह से बना हुआ है। एक बार हम डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं। पहले एक बार स्ट्रक्चर को समझ लें। ये है कारा का थैलस और ये हो गया उसका नोड सेक्शन। नोड सेक्शन को आपको समझाया था कि नोड सेक्शन की कोशिकाएं जो हैं वो घनाकार हैं और 2 कोशिकाएं हैं, ठीक है, और ये हो गई उसकी परिधीय कोशिकाएं। वहीं अगर अपन इंटरनोड की बात करें तो ये एकल कोशिका से मिलके बना है केंद्रीय, और इसी के चारों तरफ एकल कोशिकाएं जो है वो दीर्घित संरचना में जो है परिधीय के रूप में होती हैं। ये होती है स्ट्रक्चर एक कारा के थैलस की, ठीक है, दैट इज नोडल रीजन, और ये हो गया इंटर नोडल रीजन। इंटरनोडल रीजन, ये हो गया सिंपल संरचना। अब इस नोडल रीजन या इंटरनोडल रीजन में अगर हम बात करें तो दैट इज लिमिटेड। और इस लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच पे अगर हम यहां दें तो हमको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर हम यूं बात करें तो ये जो संरचना हमको नोडल रीजन के ऊपर दिखाई दे रही है दैट इज अबैक्सियल, और ये हो गया अडैक्सियल। अबैक्सियल एंड अडैक्सियल। अडैक्सियल का मतलब एक तरीके से अधो और अबैक्सियल का मतलब उभय। तो ये जो अबैक्सियल है इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, अडैक्सियल संरचना। अडैक्सियल संरचना पे इसी का अगर मैं आपको टीएस डायग्राम दिखाऊं तो टीएस हमको कैसा दिखाई देगा? ये तो हो गई 2 केंद्रीय कोशिका, ये तो हो गई 2 केंद्रीय कोशिका, और ये हो गई इसके चारों तरफ की परिधीय कोशिकाएं। ठीक है, पेरिफेरल सेल्स। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो दैट इज अबैक्सियल, और ये हो गया कौन सा? अडैक्सियल। अडैक्सियल का मतलब अधो, ये हो गया कौन सा? उभय। तो ये जो अडैक्सियल कोशिका है ये ही यहाँ पे विभाजन करके और प्री एक तरीके से इनिशियल संरचना को डेवलप कर रही है। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन इनिशियल संरचना की बात करें तो ये हो गई ये रही संरचना। इस संरचना के ऊपर ये हो गई अडैक्सियल। अडैक्सियल संरचना की ये परिधीय कोशिका, सेंट्रल कोशिका भाग नहीं लेती, परिधीय कोशिका। परिधीय कोशिका में एक एंटीक्लिनल विभाजन, कौन सा? अनुप्रस्थ, जिसकी वजह से एक कोशिका बनती है बाहर की ओर, बन गई। ठीक है, तो यहां इस कोशिका में 2 कोशिकाएं बन गई, एक से, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की ओर। बाहर वाले की अगर अपन बात करें तो दैट इज एंथ्रीडियल इनिशियल। ये मैं डेवलपमेंट के टाइम और समझाऊंगा, दैट इज एंथ्रीडियल इनिशियल। ठीक है, अब यही अगर अपन बात करें तो एक और विभाजन कर लीजिए इसमें, एंटीक्लिनल, जिसकी वजह से फिर एक कोशिका और बटी, और उस कोशिका के बटने से यहाँ पे एक कोशिका तो पहले से थी ही, ये रही, एक कोशिका और बटी, और ये हो गई बाहर की कोशिका। तो टोटल कितनी कोशिकाएं बनी? 3। एक ही कोशिका से एक विभाजन और 2 विभाजन से 3 कोशिका बनी। एक जो सबसे बाहर बनी वो तो थी एंथ्रीडियल मातृ कोशिका या आरंभिका। ठीक है, दूसरी कोशिका जो थी उसको हम कह देते हैं अभी बेसल, और जो सबसे अंदर की कोशिका है, सबसे अंदर की कोशिका, उसको वापस हमने क्या कह दिया? दैट इज नोडल सेल। क्लियर हो गई बात? तो जहां हमने नोड कोशिका या परिधीय कोशिका एक ली थी विभाजन के लिए, हमने विभाजन करके उसमें से 2 कोशिकाएं निकाली और वापस एक कोशिका नोड को ही सुपर्द कर दी। तो ये नोड के पास से ली थी, नोड को ही वापस
दे दी। अब हमारे पास में दो कोशिकाएं हैं, एक कोशिका है बेसल के रूप में और एक है एंथ्रीडियल के रूप में। तो एंथ्रीडियल में विभाजन अभी हम नहीं कर रहे हैं, केवल किस में विभाजन कर रहे हैं? बेसल में। तो बेसल कोशिका में एक एंटीक्लिनल की जगह कौन सा विभाजन हो जाएगा? पेरिक्लिनल। अब तक तो कैसे हो रहे थे? एंटीक्लिनल, अब कैसे हो रहा है? पेरी। इसकी वजह से इसके नीचे दो कोशिकाएं बनी। ये जो कोशिका है ये तो एंथ्रीडियल मात्र कोशिका या इनिशियल के नीचे की बेसल सेल के रूप में हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पेडिकल, जो कि बाद में व्रंत का निर्माण करती है। वहीं ऊपर वाली जो कोशिका है ये अब बेसल कोशिका की जगह किस में कन्वर्ट हो जाती है? दैट इज ओगोनियम या न्यूक्यूल इनिशियल। और आर्चिगोनिया या एंथ्रीडियल जो है उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्लोब्यूल इनिशियल। तो इस तरीके से ये दो कोशिकाएं एक ही नोड सेक्शन पे एक ही कोशिका से इन दोनों का डेवलपमेंट होता है। कुछ जातियों में सहव्रंतीय होती है और कुछ जातियों में सहव्रंतीय नहीं होती। एक कोशिकीय व्रंत इनके अंदर पाया जाता है या कभी कभी ये सेसाइल टाइप में भी होती है। तो ये इनकी संरचना जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब एक बार डेवलपमेंट से पहले हम स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, फिर डेवलपमेंट पे आते हैं।
ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी किसकी, ग्लोब्यूल की। ये इसमें कुछ बड़ी रिक्तिका के समान संरचनाएं और ये सूडोपेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर्स। नेमिंग देखिए, ये बाहर की तरफ जो गोलाकार संरचना दिख रही है, दीज आर सील्ड सेल्स। ये संख्या में 8 होती है। ये संरचना बिल्कुल वैसी है जैसे फुटबॉल के ऊपर छोटी छोटी षटकोण संरचना नहीं होती, जो आपस में कैसी होती है, कोन को कॉन्वेक्स, उत्तलोत्तल, ठीक है, तो एक दूसरे से जुड़कर वो एक ग्लोबुलर संरचना बना देती है। सेम वो की वो संरचना है। यहाँ अगर अपन इसकी सिंगल स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल स्ट्रक्चर इस तरीके से ही है। ये हम बाद में स्ट्रक्चर्स के रूप में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो अवतलोत्तल संरचना हमको दिख रही है, दैट इज सील्ड कोशिका। 8 होती है संख्या में। प्रत्येक सील्ड कोशिका में अंदर की तरफ, मतलब सील्ड कोशिका से और केंद्र तक जो एक खंभ जैसी संरचना के रूप में हमें दिखाई दे रही है, दैट इज मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम सेल्स, ये भी संरचना में 8 होती हैं और बंध्य प्रकार की होती हैं, एकल कोशिकीय संरचना। ये भी एकल कोशिकीय संरचना है, लेकिन ये फर्दरली क्या होता है, विभाजन प्रेरित दिखा देती है। तो हमें ये शील्ड जो है, ये आवरण जो है, ये बहुकोशिकीय प्रेरित होता है। अन्यथा ये केवल 8 कोशिकाओं से, चपटी 8 कोशिकाओं से बनी हुई संरचना होती है। ये सिंगल सेल है। अब इसी तरीके की बहुत सारी सेल्स को एक दूसरे के ऊपर जोड़ दीजिए, आप जो ही जोड़ेंगे ये क्या बन जाएगी, सारे की सारी दीज आर ग्लोब्यूल। तो ये गोले जैसी संरचना बन गई। इसी गोले जैसी संरचना को हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्लोब्यूल, ठीक है। तो ये टोटल कितनी है संख्या में, 8। ये अंदर की तरफ से जुड़ी हुई हैं किनसे, मैन्यूब्रियम सेल्स से, ठीक है। और ये शील्ड कोशिका से जुड़ी हुई हैं दंड रूपी, ठीक है। दंड का मतलब हो गया डंडे के समान या खड़ी इलोंगेटेड संरचनाएं हैं, जो बाहर से कहां तक जा रही हैं, केंद्र तक जा रही हैं। इन मैन्यूब्रियम सेल्स के सीड्स पे, ये जो यहाँ थोड़ी सी अब ये गड़बड़ हो गई ये बनाने से, अगर अपन ये मैन्यूब्रियम सीड्स की बात करें तो मैन्यूब्रियम सीड्स की जो कोशिकाएं हैं, ये जो सेल्स हैं ये थोड़ी फर्टाइल टाइप की होती हैं, और इन सेल्स को हम यहाँ पे बोलते हैं कैपिट्यूलम।
CAPITULUM, कैपिट्यूलम सेल्स, कैपिट्यूलम सेल्स। ये कैपिट्यूलम सेल्स जो हैं विभाजित होने की प्रवृत्ति रखती हैं, ठीक है, समसूत्री विभाजन। और एक ये वाली सेल जो है दैट इज प्राइमरी, ये विभाजित हुई, इससे बनी दूसरी दैट इज सेकेंडरी, ये फिर विभाजित हुई तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी। तो कभी कभी सेकेंडरी, टर्सरी मतलब द्वितीयक, तृतीय कोशिका तक जो है वो कैपिट्यूलम सेल्स पाई जाती हैं। तो दैट इज प्राइमरी नाम दे देते हैं और इसको दे देते हैं सेकेंडरी कैपिट्यूलम। ये हो गई सेकेंडरी कैपिट्यूलम। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी कोशिकाओं तक इनमें विभाजन पाया जा रहा है, ठीक है। अब ये संपूर्ण संरचना, अब कैपिट्यूलम सेल जो है कौन सी, सेकेंडरी या टर्सरी, तो समस्त कैपिट्यूलम सेल जो हैं वो एक तरीके से डेवलपमेंट करती हैं या विभाजन करती हैं किन का, रोम सदृश संरचनाओं का। एक्चुअली में रोम नहीं है, इनमें लगातार विभाजन कौन सा होता है, एंटीक्लिनल, जिसकी वजह से कोशिकाएं जो हैं लगभग 4 से 7 कोशिकाओं के क्या बन जाते हैं, एक लंबे फिलामेंट्स बन जाते हैं, तंतु। और इन तंतुओं को हम यहाँ पे बोलते हैं दीज आर एंथ्रीडियल ANTHERIDIAL, एंथ्रीडियल फिलामेंट्स या हेयर्स, ठीक है। एंथ्रीडियन फिलामेंट्स भी बोल सकते हैं और हम इन्हें एंथ्रीडियन हेयर्स भी बोल देते हैं, क्लियर है। उसके अलावा अगर अपन एक नाम और इन्हें दें तो एक नाम इन्हें और दे देते हैं, दीज आर स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट, SPERMATOGENOUS, स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट्स, क्लियर है, स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो है इस पे स्पेशली हम ध्यान रखेंगे, दीज आर फर्टाइल। बाकी की सभी कोशिकाएं हम कैसी बता रहे हैं, सिसाइल, लेकिन हम इसके लिए क्या कहेंगे, फर्टाइल। ये कोशिका कैसी होती है, फर्टाइल टाइप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। अब समझने की बात, अब जैसे यहाँ हम लिखा नहीं सकते तो स्पोरोजीनस टिश्यूज, स्पर्मेटोजीनस टिश्यूज या एंथ्रीडियल फिलामेंट या हेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी प्रत्येक कोशिका जो है वो बनाती है स्पोर मदर सेल। दीज आर, प्रत्येक कोशिका स्पोर मदर सेल, इसकी प्रत्येक कोशिका जो है वो स्पोर मदर सेल कहलाती है। और ये कायांतरण द्वारा, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण के द्वारा किस में बदलती हैं, फिर एंथोजोइड्स में बदल जाती हैं, ये रूपांतरित हो जाती हैं। तो यहाँ हम केवल और केवल बेसिक 3 सेल्स की ही बात करते हैं, अभी डेवलपमेंट में इसको समझ लेंगे। तो पहला हमारा आता है सील्ड कोशिका, जो कि एक आवरण या जैकेट बनाता है, प्रोटेक्टिव जैकेट। उसके अंदर की कोशिका जो है वो खम्भ समान है, जो इस पूरी संरचना को बनाए रखती हैं, दीज आर मेन्यूब्रियम। तो अगर हम देखें तो इन मेन्यूब्रियम्स के बीच में हमको मिल रहा है स्पेस चैम्बर। ये चैम्बर वैसे एयर से भरा हुआ नहीं होता, जिलेटिन या म्यूसिलेज से ही भरा हुआ होता है। इनके सीड्स पे डेवलप होती है कैपिट्यूलम सेल्स, जो कि डेवलप करती हैं एंथ्रीडियल हेयर्स को। तो आप देखिए, जैसे अगर एक ही कोशिका है तो वो लगभग 4 ही एंथ्रीडियल हेयर बनाएगी, लेकिन वहीं पे अगर हम कैपिट्यूलम सेल को ही डिवाइड कर दें प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो एंथ्रीडियल हेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और एंथ्रीडियल हेयर में बेसिकली 4 से 7 कोशिकाएं होती हैं, अर्थात 4 स्पोर मदर सेल्स होती हैं। और ये सभी कोशिकाएं जो हैं वो एक तरीके से कन्वर्ट या मेटामॉर्फोसिस द्वारा कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्पोर मदर सेल्स, और वो डेवलप करती हैं एंथोजोइड्स को।
स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल। और यहीं इसी के साथ इसी के नीचे वाली जो कोशिका है वो डेवलप हो जाती है किसमें, न्यूक्लियस में। वो हम बाद में न्यूक्लियस में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट, स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल। डेवलपमेंट में इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें इतना ही है, केवल सील्ड सेल्स जो कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, मैन्यूब्रियम सेल्स जो कि दंड के रूप में और संख्या में 8 है। उसी तरीके से सभी के सीट्स पे कैपिटुलम सेल्स है। ये कैपिटुलम सेल्स जो है वो विभाजित होती हैं 1 बार, 2 बार, कभी कभी 3 बार। प्रत्येक कैपिटुलम सेल जो है वो विभाजित होकर बनाती हैं यहाँ पे हैप्लॉइड हेयर्स। ये हेयर्स कहलाते हैं एंथ्रीडियल हेयर्स, या हमें इस पर स्पर्मेटोगोन क्या बोलते हैं, जीनस हेयर्स के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक हेयर की जो कोशिका है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्पोर मदर सेल में। और ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा कन्वर्ट होती हैं किसमें, क्या बोलते हैं, एंथोजॉइड्स में। एंथोजॉइड्स बाय मेटामॉर्फोसिस, बाय मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण के द्वारा। ठीक है, अब हमें इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।